जैसा कि एमपी बोर्ड एग्जाम 2026 में 14 फरवरी को आपका आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेपर होने वाला है और आप लोग लगातार कमेंट्स कर रहे थे कि हमारे 5 नंबर के 7 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट करवाइए। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं 5 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न, जो कि 5-5 नंबर के 6 क्वेश्चन टोटल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये टोटल आपके 30 नंबर कवर आपके एग्जाम में करने वाली है, ठीक है। तो 30 नंबर कोई छोटी चीज नहीं है, इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, इससे आपके क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाएंगे, ये बात की गारंटी है। पूरे क्वेश्चन रेडी करके जाना, ठीक है। पिछला 3 अंकीय वाले क्वेश्चन का वीडियो देख लेना, ऑब्जेक्टिव का एक पूरा अलग से वीडियो है, उसको देख लेना, ठीक है। प्लेलिस्ट चेक कर लेना चैनल पर जाकर के, आईटी के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, एमपी बोर्ड एग्जाम 2026, ठीक है। तो उसमें आपको पूरे वीडियो मिल जाएंगे हर एक के, ठीक है। 5 के 7 अंक के, 3 अंक के और 1 अंक के ऑब्जेक्टिव की, ठीक है। तो वो देख लेना आप लोग। हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के 5 अंकीय प्रश्न में। पहला प्रश्न दिया गया है, मौखिक संचार के विभिन्न प्रकारों की सूची बनाएं, प्रत्येक मौखिक संचार प्रकार के लिए उदाहरण शामिल करें, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और जितने भी शब्दों शब्दों में आपको लिखना होता है उसी प्रकार से मैंने दिया है, इतना ही लिखना पड़ेगा जब 5 नंबर पूरे मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल से यहाँ पे देख लो आप, मौखिक संचार जो है वह प्रक्रिया है जिसमें विचारों और सूचनाओं को शब्दों के माध्यम से साझा किया जाता है, ठीक है। मौखिक संचार मतलब एक तरीके से कम्युनिकेशन, ठीक है, एक दूसरे से बात करने की जो प्रक्रिया है जिसमें हम विचार, अपने भावना, सूचना एक दूसरे तक प्रेषित करते हैं, साझा करते हैं। तो इसके प्रकार हो सकते हैं, पारस्परिक संचार हो गया, लिखित संचार हो गया, छोटा समूह संचार हो गया, सार्वजनिक संचार हो गया। तो ये इसके प्रमुख प्रकार हैं, चारों याद कर लो, ठीक है। पारस्परिक संचार जो होता है, यह दो व्यक्तियों के बीच अपने आमने-सामने की बातचीत होती है, यानी कि दो मित्र बातचीत या साक्षात्कार कर रहे हैं, एक तरीके से बातचीत हो रही है, नॉर्मल सी कह सकते हैं, तो वो पारस्परिक संचार है, ठीक है। नॉर्मल चीज है, इसको आप कंप्लीट करके रखना। ऑब्जेक्टिव में इससे क्वेश्चन बन सकता है। लिखित संचार में क्या होता है, शब्दों को लिखकर संदेश देना, मतलब ईमेल लिखना, पत्र भेजना, मैसेज भेजना, है ना, रिपोर्ट तैयार करना, ठीक है। लिखित लिखित मतलब आप समझ सकते हो कि लिख करके जो यहाँ पे मैसेज एक तरीके से भेजा जाए, दूसरे तक संदेश भेजा जाए, वो क्या है, लिखित संचार है। छोटा समूह संचार क्या है, जब 3 या अधिक लोग किसी चर्चा में भाग लेते हैं, उदाहरण टीम मीटिंग हो गई, बोर्ड मीटिंग हो गई, इसमें फीडबैक तुरंत प्राप्त होता है, ठीक है। तो मतलब 3 से अधिक लोग क्या करें, 3 से अधिक लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, ठीक है, तो चर्चा करते हैं, तो वो क्या होता है, छोटा समूह संचार। इनमें 2-2 लोग हो रहे थे, आपने यहाँ पे देखा, इसमें 3 लोग हो गए, ठीक है। चौथे में क्या है, सार्वजनिक संचार, जब एक वक्ता बड़े समूह को संबोधित करता है, एक तरीके से कह सकते हो कोई सेमिनार चल रहा है, वहां पे कोई स्पीच दे रहा है, ठीक है, तो वो सार्वजनिक संचार होता है, ठीक है। तो पब्लिक कम्युनिकेशन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एंड चारों चीजें आपको याद करके रखनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है इससे, फाइल एवं फोल्डर में अंतर लिखिए, कोई 5 अंतर लिखने हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कह रहा हूं, छोड़ना मत, ठीक है। देखो, परिभाषा के आधार पर एक अंतर दिया गया है, डेटा संग्रहण के आधार पर, एक्सटेंशन के आधार पर, साइज के आधार पर, उपविभाजन के आधार पर दिया गया है, ठीक है। तो देखो, परिभाषा क्या कहती है कि फाइल डेटा या जानकारी का संग्रह है जो डिस्क पर सेव होती है, जबकि फोल्डर क्या है, एक कंटेनर की तरह है जो फाइलों और अन्य फोल्डरों को व्यवस्थित रखने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये अंतर हो गया यहाँ पे परिभाषा के आधार पर। डेटा संग्रहण, एक फाइल में वास्तविक डेटा जैसे कि टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, ये सारी चीजें होती हैं। फोल्डर के अंदर डेटा नहीं होता है, बल्कि यह केवल फाइलों को एक स्थान पर रखने का मार्ग प्रदान करता है, ठीक है। मतलब जब हम फाइल में कोई चीज रखते हैं तो उसमें हमारी सारी चीजें आ सकती हैं, टेक्स्ट, इमेज वगैरह, ठीक है, ऑडियो, वीडियो। लेकिन फोल्डर के अंदर हम फाइल्स को सेव करके रखते हैं, ठीक है। एक्सटेंशन की बात करें तो हर फाइल का एक एक्सटेंशन होता है जो उसके प्रकार को बताता है, जैसे टीएक्सटी हो सकता है, डॉट टीएक्सटी ये टेक्स्ट का हो गया, डॉट जेपीजी इमेज का हो गया, है ना। फोल्डर का कोई एक्सटेंशन नहीं होता है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। ठीक है, ये बहुत बड़ा अंतर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव बन सकता है। फाइल का एक विशिष्ट साइज होता है जिसे बाइट्स में मापा जाता है। फोल्डर का अपना साइज शून्य होता है, उसका साइज उसमें मौजूद फाइलों के कुल योग के बराबर माना जाता है, मतलब जितनी फाइलें फोल्डर में होंगी उतना ही उसका क्या होगा, साइज होगा फोल्डर का, ठीक है। उपविभाजन के आधार पर बात करें तो एक फाइल के अंदर दूसरा फोल्डर नहीं हो सकता है, हालांकि एक फोल्डर के अंदर कई फाइलें सेव हम कर सकते हैं सब फोल्डर्स के रूप में, ठीक है। तो ये अंतर इसमें याद करके रखना। अगला क्वेश्चन है, उन तरीकों को सूचीबद्ध करें जिनमें एक उद्यमी किसी समाज को प्रभावित करता है। देखो, मैं एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके पूरे समझाते चल रहा हूँ, इसलिए ध्यान से वीडियो देखते रहो। चाहे आप लोग 2x में सेट कर लो, 2x में पूरे सुनते चलोगे तो आपको याद होते चलेगा, ठीक है। वो चीजें आपको एग्जाम में आसानी से याद आ जाएंगी अगर आप सुन लोगे एक बार, ठीक है। तो 2x में सेट कर लो और देखते चलो ध्यान से, ठीक है। देखो,
इन तरीकों को उद्यमी किसी समाज को प्रभावित किस तरीके से करता है, तो रोजगार सृजन से, है ना। उद्यमी नए व्यवसाय शुरू करके समाज के लोगों को नौकरी के अवसर प्रदान करता है, ठीक है, तो रोजगार सृजन करता है एक तरीके से, है ना। नवाचार से, इनोवेशन करता है, वे नए उत्पाद, नई सेवाएं, ठीक है, बाजार में लाते हैं, जिससे लोगों का जीवन जो है जीवन स्तर क्या सुधरता है और कार्य सिंपल होते जाते हैं। आर्थिक विकास में भी ये क्या करता है, एक तरीके से प्रभावित करता है समाज को। निवेश और उत्पादन के माध्यम से उद्यमी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं, ठीक है। क्षेत्रीय विकास के आधार पर कहें तो उद्यमी अक्सर पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाते हैं, जहां सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास हो पाता है उस वजह से, ठीक है। सामाजिक कल्याण में बात करें तो कई उद्यमी अपनी आय का कुछ हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण जैसे सामाजिक कार्यों में लगाते हैं, ठीक है। और संसाधनों का कुशल उपयोग, वे स्थानीय कच्चे माल और मानव संसाधनों का कुशलता पूर्वक उपयोग करके अपव्यय को कम करते हैं, ठीक है। तो ये सारे काम जो है यहाँ पे एक उद्यमी, एक अच्छे उद्यमी की यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रभावित करने के कुछ यहाँ पे इसके हो सकते हैं जो कि तरीके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, टेम्पलेट को इंपोर्ट करने और एक्सपोर्ट करने में अंतर क्या है, ठीक है। तो इंपोर्ट करना और एक्सपोर्ट करना, ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के प्रबंधन के दौरान इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दो क्रियाएं होती हैं जो कि अलग अलग हैं थोड़ी। आइए इनको समझते हैं। इंपोर्ट क्या है? इसका अर्थ होता है किसी बाहरी फोल्डर में रखी गई टेम्पलेट फाइल को लिब्रे ऑफिस की टेम्पलेट लाइब्रेरी में शामिल करना। जब आप कोई टेम्पलेट कहीं से डाउनलोड करते हैं या किसी और से प्राप्त करते हैं तो उसे उपयोग करने के लिए आपको टेम्पलेट्स डायलॉग बॉक्स के माध्यम से इंपोर्ट करना पड़ता है। एक्सपोर्टिंग की बात करें तो इसका अर्थ है लिब्रे ऑफिस की लाइब्रेरी में पहले से मौजूद किसी टेम्पलेट को कंप्यूटर के किसी अन्य फोल्डर में स्वतंत्र फाइल के रूप में सेव करना। तो यही दोनों में अंतर है कि जब इसमें देखो किसी बाहरी फोल्डर में रखी गई टेम्पलेट फाइल को लिब्रे ऑफिस में टेम्पलेट लाइब्रेरी में शामिल किया जाता है, और इसमें लाइब्रेरी में पहले से मौजूद फाइल होती है, इसमें किसी टेम्पलेट को कंप्यूटर के किसी अन्य फोल्डर में स्वतंत्र रूप से सेव किया जाता है, ठीक है। तो यही दोनों में अंतर है, ये मेनली याद करके रखो। अगला है मर्जिंग और कंपेयरिंग स्प्रेडशीट के बीच अंतर बताएं। तो मर्जिंग ये दिया गया है, नीचे आपका कंपेयरिंग है। मर्जिंग को आप देख सकते हैं पहले तो, जब एक ही मास्टर फाइल की कई प्रतियां अलग-अलग लोगों को काम करने के लिए दी जाती हैं, तो बाद में उन सभी के द्वारा किए गए परिवर्तनों को एक मुख्य फाइल में जोड़ना मर्जिंग कहलाता है, ठीक है। मतलब उनने जो-जो भी चेंजेस किए, है ना? क्या होता है, कई प्रतियां अलग-अलग लोगों के पास, है ना, दी जाती हैं काम करने के लिए। तो किसी ने कोई चेंज कर दिया उसमें, किसी ने कोई एडिट कर दिया, उसे वो ठीक नहीं लगा कि हाँ, ये यहाँ पे गलत है, यहाँ पे सही नहीं है, ये यहाँ पे कुछ ऐसा होना चाहिए। तो वो जो-जो परिवर्तन या चेंजेस उसमें करते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक मुख्य फ़ाइल में जोड़ी जाती हैं, जो मर्जिंग कहलाता है, ठीक है? तो यह सभी के काम को एक साथ संयोजित करता है, इसके लिए एडिट मेन्यू में चेंजेस के तहत मर्ज डॉक्यूमेंट का उपयोग किया जाता है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मर्जिंग क्या है? ऐसे अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। कंपेयरिंग को समझें तो यह प्रक्रिया तब अपनाई जाती है जब आपके पास एक ही फाइल के दो अलग-अलग वर्जन हो और आप देखना चाहते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। सॉफ्टवेयर दोनों फाइलों को की तुलना करता है और जो भी सेल बदले गए हैं उन्हें हाइलाइट कर देता है। ठीक है? मतलब उसमें क्या हो रहा था, उसमें वो यहाँ पे एक फाइल में उसको सेव कर लेता था, मर्जिंग में आपको दिखा रहा था, ठीक है? इसमें हाइलाइट कर देता है, जो-जो भी बदले गए हैं, जो-जो भी सेल में चेंजेस किए गए हैं, ठीक है? आप उन परिवर्तनों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं, ठीक है? आपको लग रहा है कि हाँ, ये सही किए हैं लोगों ने। तो सही है, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, उसको जो है अस्वीकार करके उसे मतलब वहीं पे खत्म कर सकते हैं, वो वैसे ही हो जाएँगे जैसा स्टार्टिंग में थे, ठीक है? तो ये चीज़ याद करके रखना। मर्जिंग का उद्देश्य होता है डेटा को जोड़ना, जबकि कंपेयरिंग का उद्देश्य होता है डेटा के अंतर को खोजना, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, डीबीएमएस के कोई 5 लिखिए। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस पे हाइलाइट लगा लो, 10-12 स्टार लगा लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसके प्रमुख लाभ लिखने हैं। देखो, डेटा रिडंडेंसी पर नियंत्रण करने का काम करता है, डेटा शेयरिंग का काम करता है, डेटा सुरक्षा का काम करता है। 3 अंकीय क्वेश्चन में भी हमने ये शॉर्ट क्वेश्चन देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रेडी करके ही जाना है, ठीक है? यह डेटा के अनावश्यक दोहराव को रोकता है, इससे स्टोरेज स्पेस की बचत होती है, ठीक है? डेटा स्वतंत्रता, डेटा अखंडता, ठीक है? यह सुनिश्चित करता है कि डेटाबेस में स्टोर की गई जानकारी सटीक और सुसंगत तो है कि नहीं है, ठीक है? मतलब लाभ हैं जो इसके, वो पासवर्ड हो गया, एक्सेस कंट्रोल जैसी सुविधा, सुरक्षा प्रणालियाँ इसमें होती हैं, ठीक है? और साथ ही हम इसमें क्या कर सकते हैं, डेटा को शेयर करने की भी इसमें अनुमति होती है, ठीक है? डेटा जानकारी साझा करने की अनुमति देता है ये, ठीक है? तो ये सारे जो हैं आपको एक तरीके से क्या लाभ याद करके रखना है, एक एक्स्ट्रा ही लिख करके आना है, ठीक है? ठीक है? नेक्स्ट हमारा आ जाता है, नेटवर्क में हायरार्किकल मॉडल की के बीच अंतर लिखिए, ठीक है? तो डेटा प्रबंधन में नेटवर्क और हायरार्किकल मॉडल के बीच 5 अंतर इस प्रकार से हैं। तो संरचना के आधार पर अंतर, देखो,
हायरार्किकल मॉडल एक पेड़ जैसी संरचना का अनुसरण करता है, ठीक है। अगर आपने इसको नहीं देखा तो इसका डायग्राम निकाल करके देख लेना। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से इसकी संरचना होती है, ऐसे ऐसे, ठीक है। ट्री के जैसी संरचना ऐसे काम करता है, ठीक है। जबकि नेटवर्क मॉडल एक ग्राफ संरचना जैसा होता है, ठीक है। तो यही एक अंतर हो गया, ठीक है, नेटवर्क में और हायरार्किकल मॉडल में, कि यह ट्री के जैसी संरचना होती है, यह क्या होती है, ग्राफ संरचना होती है, ठीक है। ये एक अंतर हो गया। अब हायरार्किकल मॉडल में पेरेंट चाइल्ड संबंध होता है, ठीक है, जहां चाइल्ड का केवल एक ही पेरेंट हो सकता है। इसके विपरीत नेटवर्क मॉडल में मेनी टू मेनी संबंध हो सकते हैं, जहां एक चाइल्ड के कई पेरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो संबंध के आधार पर यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसमें पेरेंट चाइल्ड का संबंध तो दोनों में होता है, लेकिन नेटवर्क मॉडल में क्या होता है, मेनी टू मेनी संबंध होता है, ठीक है। इसमें चाइल्ड का केवल एक ही पेरेंट के साथ संबंध होता है। जटिलता के आधार पर अंतर, डेटा एक्सेस, लचीलापन, ठीक है। तो ये सारे अंतर आप याद कर सकते हो, बिल्कुल तरीके से इसको लिख करके आना। नेक्स्ट है प्रतिक्रिया क्या है, प्रतिक्रिया के प्रकार लिखें एवं प्रत्येक में को एक लाइन में समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट स्टार्ट है, ठीक है। देखो, प्रतिक्रिया संचार प्रतिक्रिया में प्राप्तकर्ता द्वारा प्रेषक के संदेश पर दी गई प्रतिक्रिया को जो है फीडबैक कहा जाता है, ठीक है। अब देखो, ये तो आप सभी को पता है फीडबैक। देखो, जैसे आप लोग जैसे इस वीडियो को आप लोग पसंद करते हो, नापसंद करते हो, जैसा भी आपको समझ में आता है, ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या एक प्रतिक्रिया देते हो अपनी, ठीक है, क्या फीडबैक देते हो, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप बोलोगे हाँ अच्छा लगा, हेल्पफुल रहा, ठीक है। तो वो जो आप प्रतिक्रिया वहां पे व्यक्त कर रहे हो, वो क्या होता है, वही आपका फीडबैक होता है, वही प्रतिक्रिया होती है। इस चीज को याद रखना। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे सकारात्मक प्रतिक्रिया भी होती है, नकारात्मक प्रतिक्रिया। भाई आप बोलोगे कि हाँ मुझे वीडियो बहुत अच्छा लगा है, मुझे ऐसा ऐसा है, इससे बहुत हेल्प हो गई है मेरी, तो ये क्या हो गई, एक तरीके से पॉजिटिव फीडबैक आपसे मिला मुझे। और वहीं आप बोल रहे हो कि क्या वही का वही पढ़ा रहे हो, ये तो मुझे सब कुछ आता है, ये पेपर में आएगा भी नहीं है। तो कई लोग ऐसा भी सोचते हैं, तो वो नेगेटिव फीडबैक हो गया, नेगेटिव प्रतिक्रिया हो गई, ठीक है। लेकिन देखो, अब ऐसा नहीं है पॉजिटिव कमेंट्स ही अच्छे हैं, नहीं। कुछ नेगेटिव कमेंट्स या फीडबैक जो होते हैं, वो और चीजों को बेहतर करने के लिए क्या करते हैं, मार्गदर्शन देने में सहायता करते हैं। एक होती है वर्णनात्मक प्रतिक्रिया। इसमें प्राप्तकर्ता क्या करता है, विस्तार से बताता है कि कार्य में क्या अच्छा है और कहीं सुधार की गुंजाइश है क्या, ठीक है। मतलब आपने लंबे लंबे कमेंट्स भी देखे होंगे कई बार, ठीक है। तो वो लिखते हैं कि हाँ ये चीज तो ठीक है इसमें, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सी कमी है, जो कि इसे ठीक करने लेना चाहिए, बाकी बढ़िया है, ठीक है। तो ऐसा आपने वर्णनात्मक यानी कि बहुत अच्छी तरीके से लंबा सा एक विस्तार से मैसेज देखा होगा। एक होती है विशिष्ट प्रतिक्रिया। यह किसी विशेष बिंदु या व्यवहार पर आधारित होती है, जैसे आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। कई सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं हैंडराइटिंग वगैरह के, कई सारे ऐसे वीडियोस हैं अलग अलग, देखो उसमें तो क्या होती है, वो विशिष्ट अभिक्रिया होती है, प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। और ऐसे में आप लोग बोलें कि यहाँ पे देखो आपके क्वेश्चन लिखने का इस तरीके से तरीका अच्छा है, ये बढ़िया फॉर्मेटिंग में आपने लिखा है, तो ये क्या हो जाएगी, एक विशिष्ट प्रतिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। गैर विशिष्ट प्रतिक्रिया, अब ये क्या होता है, यह सामान्य होती है और अधिक जानकारी इसमें नहीं देती है, जैसे अच्छा काम है, ठीक है। मतलब एक तरीके से आपने हाँ यूं ही बोल दिया कि अच्छा काम है, ठीक है, बढ़िया कर रहे हो, ठीक है, बच्चों को ये वीडियोस दे रहे हो, पढ़ा रहे हो, अच्छा सही है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या होती है, गैर विशिष्ट, मतलब ये ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन हाँ सामान्य होती है, ठीक है। तो ये प्रतिक्रिया समझ के रखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फीडबैक, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट है इमेज टूल बार के कोई 5 टूल के नाम लिखें एवं उनका वर्णन लिखिए। तो इमेज टूल बार के अंतर्गत देखो क्या क्या चीजें अपन को मिलती हैं, क्रॉप, सभी लोग जानते हो, है ना। अपनी एक फोटो है भैया, पीछे वाले को हमें हटाना है, तो इधर से हम इतनी काट करके इतनी कर देंगे, क्रॉप कर लिया हमने, ठीक है। मतलब अनावश्यक जो इमेज है उसको हम काट करके, ठीक है। मैं सिंपल से स्टार्ट करता हूँ, फिर आपको फिल्टर का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। इसका उपयोग इमेज पर विभिन्न कलात्मक प्रभाव डालने के लिए किया जाता है, जैसे कि इन्वर्ट, स्मूथ और शार्पन या पोस्टर, बढ़िया बढ़िया कलरिंग करने के लिए, है ना, बढ़िया गोरा दिखने के लिए, ठीक है। तो फिल्टर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं लिखना है एग्जाम में कि गोरा दिखने के लिए या फिर अच्छा चिकना दिखने के लिए, यह लिखना है आपको एग्जाम में कि इसका उपयोग इमेज पर विभिन्न कलात्मक प्रभाव डालने के लिए किया जाता है, ठीक है, ऐसा लिखना है। ग्राफिक्स मोड के अंतर्गत यह इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट, ग्रेसल या वाटरमार्क में बदलने की अनुमति देता है, ठीक है। सो ग्राफिक्स मोड के अंतर्गत, ठीक है। और फ्लिप टूल के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, इमेज को क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, ठीक है, आईने की तरह क्या कर सकते हैं, उसे फ्लिप कर सकते हैं, ठीक है। मतलब वो इमेज हॉरिजॉन्टली कैसे दिख रही है, वर्टिकली कैसे दिख रही है, उसको हम उससे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो इमेज, यह टूल जो है इमेज की पारदर्शिता को नियंत्रित करता है, पीछे टेक्स्ट को दृश्यमान बनाने के, जैसे जी ये यहाँ पे आप लोगो देख पा रहे हो अपना जानकारी टीच का, ठीक है। ये क्या है, एक तरीके से ये ट्रांसपेरेंसी इसकी मैंने कम कर दी है, ठीक है।
तो क्या दिख रहा है, बिल्कुल तरीके से इसकी ओपेसिटी या ट्रांसपेरेंसी कह सकते हैं, कम है। तो ये क्या दिख रहा है, दृश्यमान हो रहा है पीछे टेक्स्ट को यहाँ पे दृश्यमान बनाने के लिए, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, कर लेना ये, ठीक है। बहुत ही सिंपल चीजें हैं ये, तो आप डेली करते हो, इमेज वगैरह एडिट वगैरह, ठीक है। अगला कह रहा है कि कंप्यूटर फाइल और फोल्डर क्या है, वर्णन करो। अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन देख लिया है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो अभी दोनों की यही फॉर्मेट हमने देखे थे, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट क्या होता है, डॉट ओ डी टी, ठीक है, ये एक्सटेंशन होता है। एंड इमेज की बात करें तो डॉट जेपीजी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में सारे कंप्लीट करवाए हैं, वीडियो जरूर से देखना ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। फाइल फोल्डर हम दोनों अभी समझ चुके थे ऊपर। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक को परिभाषित करें। भैया कंप्लीट करके जाना, एब्सोल्यूट हाइपरलिंक एंड रिलेटिव हाइपरलिंक। देखो यह लक्ष्य फाइल का पूरा पता स्टोर होता है जिसमें ड्राइव लेटर और सभी फोल्डर शामिल होते हैं। उदाहरण पर ये आपको दिया गया एक तरीके से, है ना, उदाहरण दिया गया एक तरीके से जिसमें हाइपरलिंक दी गई है उसकी, ठीक है। इसकी विशेषता यह है कि यदि आप अपनी वर्तमान फाइल को कहीं और ले जाते हैं तो यह लिंक काम करेगा, ठीक है, बशर्ते फाइल उसी स्थान पर रहे, ठीक है। ये रहेगा आपका रिलेटिव हाइपरलिंक। यह वर्तमान फाइल के स्थान पर सापेक्ष लक्ष्य फाइल का मार्ग बताता है। उदाहरण आपको दिया गया है, ठीक है। इसका लाभ यह है कि यदि आप पूरे फोल्डर संरचना को किसी दूसरे कंप्यूटर या ड्राइव पर स्थानांतरित करते हैं, भेजते हैं, तो लिंक काम करता रहेगा क्योंकि उनका आपस में संबंध नहीं बदलता है, ठीक है। तो सीधी बात दोनों में कहने को एक ही है कि अगर आप कहीं और फाइल को शेयर साझा करते हैं तो लिंक दोनों में काम कर रहा है, ठीक है। लिंक डिसेबल कहीं भी नहीं हो रहा है, ठीक है। और रिलेटिव लिंक क्या होता है, सापेक्ष स्थान पर होता है। एब्सोल्यूट लिंक क्या होता है, पूर्ण पते पर आधारित होता है। ये चीज भी याद रखना, ठीक है। अगला कह रहा है कि स्वरोजगार और पारिश्रमिक हेतु रोजगार को उदाहरण से समझाइए। तो स्वरोजगार क्या है और पारिश्रमिक हेतु रोजगार क्या है। स्वरोजगार मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, है ना, जब कोई व्यक्ति अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करता है और दूसरों के लिए काम करने के बजाय खुद का मालिक होता है, ठीक है। स्वरोजगार मतलब अपनी दुकान भी उसने खोल ली, है ना, मतलब किसी भी तरीके का अपना खुद का काम कर रहा है। तो एक कोई छोटी से छोटी दुकान भी हो सकती है, अपना रिक्शा चला रहा है तो वो उसका खुद का, है ना, रोजगार है। अपना खुद की खेती कर रहा है, ठीक है ना, खेती करने वाला किसान, है ना। उद्यमी स्वरोजगार का एक उन्नत रूप है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, उद्यमी मतलब कोई भी बिजनेसमैन कह सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आने वाले लोग हैं। अब पारिश्रमिक हेतु रोजगार करें, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति, कंपनी या सरकारी संस्था के लिए काम करता है और बदले में उसे एक निश्चित वेतन या पारिश्रमिक मिलता है, तो इसे पारिश्रमिक हेतु रोजगार कहती है, ठीक है। जैसे अगर किसी भी सरकारी स्कूल के शिक्षक की बात करें, ठीक है, सरकारी क्यों कहीं के भी शिक्षक की बात करें, अगर वो क्या भाई, वो तो कहते हैं किसी का अंडर में, ठीक है। तो नौकरी जो है ऐसा जिसमें आपको एक प्रॉपर इतनी जो है निश्चित वेतन मिल रही है ना, परिश्रम मिल रहा है, आपने जो किया है उसका मिलेगा आपको, ठीक है। स्वरोजगार में अपना काम होता है खुद का, ठीक है, सीधी बात है, ये बिजनेस है अपना खुद का काम, ठीक है। और ये क्या है, ये क्या है, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, किसी सरकारी संस्था में काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें परिश्रम में एक बेरोजगार रोजगार होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर के प्रदर्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं, समझाइए भैया, ठीक है। अब देखो कई बार हमारा कंप्यूटर क्या होता है भाई, घिसने लगता है ना। मैं इस प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा परेशान हूँ और कई बार ना ठीक भी मैंने कर लेता हूँ, लेकिन हाँ, तो ये परफॉर्मेंस जब उसकी गिरती है और गति को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। कौन कौन से भैया देख लेते हैं, मुझे तो बहुत जरूरी है यार, कभी आपको भी बहुत जरूरी पड़ेंगे, तो ध्यान से देख लो, ठीक है। अनावश्यक फाइलों को हटाना, देखो भाई जितनी भी टेम्परेरी फाइल्स हैं उनको पहले तो जा करके, ठीक है, एकदम से बिन को खाली कर दो, ठीक है। टेम्परेरी फाइल्स को रिसाइकल बिन में डाल दो पहले तो, है ना, मतलब डिलीट कर दो, सीधी बात है। और फिर वहां से आपको उसको परमानेंटली डिलीट कर देना है। तो टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट करना ये हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बढ़ा सकता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर अपडेट यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम और अन्य सभी सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट करें ताकि वे बग मुक्त रहें और तेज चले। रैम बढ़ाना, यदि कंप्यूटर मल्टीटास्किंग के दौरान धीमा हो जाता है तो रैम की क्षमता बढ़ाना है, प्रभावी समाधान हो सकता है। एंटीवायरस स्कैन, ठीक है, तो ये हमारा मतलब इसके लिए हम क्या, एंटीवायरस स्कैन नियमित रूप से सिस्टम को स्कैन करें ताकि वायरस और मेलवेयर वगैरह जो है कंप्यूटर को धीमा न कर सके। अनवांटेड स्टार्टअप प्रोग्राम, ठीक है, उन प्रोग्रामों को डिसेबल करें जो कंप्यूटर चालू होती है बैकग्राउंड में अपने आप चलने लगते हैं, ठीक है, तो उनको डिसेबल करें। एसएसडी का उपयोग, बिल्कुल से यार, हार्ड डिस्क को निकाल करके एसएसडी का उपयोग करने से गति कई गुना बढ़ जाती है, बिल्कुल ऐसा होता है, हम इसको एक्सपीरियंस किए हुए हैं, बिल्कुल से इस चीज को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, एक उद्यमी की 5 विशेषताओं को लिखिए। भैया इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हाईलाइट कर लो, बहुत ज्यादा है, ठीक है। देखो पेशेंस होना चाहिए, एक जो एंटरप्रेन्योर होता है उसमें एक पेशेंस होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, रिस्क लेने वाला भाई बंदा होना चाहिए
और हार्ड वर्क के लिए भाई तैयार रहो हमेशा, क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए, ठीक है। देखो, धैर्य कैसा होना चाहिए, व्यवसाय में सफलता तुरंत नहीं मिलती है क्योंकि, है ना। उद्यमी को कठिन समय और असफलताओं के दौरान धैर्य बनाए रखना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, अपनी क्षमता और अपने व्यावसायिक विचारों पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, ताकि वह दूसरों को प्रभावित कर सकें, ठीक है। रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए, नए प्रयोग करने और अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए तैयार हमेशा ही रहना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि लाभ हो तभी करेंगे, तो लाभ क्या पता हो ही जाए, इसलिए रिस्क लेना चाहिए, है ना। रिस्क है तो कड़ी मेहनत भैया, हार्ड वर्क, सफलता प्राप्त करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये चीजें आप आसानी से याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को समझाइए भैया, परिभाषित कीजिए। बार्म वायरस और ट्रोजन हॉर्स वायरस और इंटरनेट स्कैम, भैया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब देखो ये अलग नहीं कर पाया, साथ में सारी चीजें एक तरीके से जुड़ गई, ठीक है। यहाँ से इंटरनेट स्कैम है, कोई दिक्कत नहीं है। बॉम्ब वायरस क्या होता है, तो यह एक मेलवियर है, मालवियर है जो अपनी कॉपीज बनाता रहता है और नेटवर्क के माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलता है। यह कंप्यूटर की मेमोरी और बैंडविड्थ का उपभोग करके सिस्टम को धीमा कर देता है, ठीक है। तो ये बॉम्ब वायरस होते हैं, एक तरीके से मेलवियर होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, मतलब इसे कॉपी करने की जरूरत नहीं होती भाई, अगर ये उपज गए ना एक बार, तो अपनी कॉपीज खुद बनाते रहेंगे और इधर उधर नेटवर्क के माध्यम से दूसरे कंप्यूटर में कूदते कूदते ये ना जाने क्या क्या कर देंगे, ठीक है। कंप्यूटर क्या कर देंगे, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस गिरा देंगे, उसको धीमा कर देंगे। ट्रोजन हॉर्स को समझें, तो ये एक हानिकारक प्रोग्राम है जो देखने में उपयोगी सॉफ्टवेयर जैसा लगता है। जब उपयोगकर्ता इसे इंस्टॉल करता है तो यह बैकग्राउंड में डेटा चुराता रहता है, यह सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। यह बार्म की तरह अपनी प्रतियां खुद नहीं बनाता, लेकिन ठीक है, ये बार्म क्या कर रहा था, बार्म वायरस, ये अपनी कॉपीज बना रहा था, लेकिन ये प्रतियां नहीं बनाता। ये क्या करता है, बैकग्राउंड में डेटा चुराता रहता है। आप जो भी चीजें चला रहे हो, ये उस पर निगरानी रखेगा आपका, आप जो चला रहे हो उसी प्रकार से ये कंपनीज को डेटा वगैरह वगैरह बेचने का काम करता है। एक तरीके से मतलब से आपका डेटा क्या करेगा, लीक करेगा, ठीक है। तो बिच ही गया, ठीक है। अगला है कि इंटरनेट स्कैम्स क्या होते हैं। ये इंटरनेट के माध्यम से की जाने वाली धोखाधड़ी की क्रियाएं हैं भैया, ये तो मतलब साइबर क्राइम जितने भी हैं, तो वो आज इंटरनेट के माध्यम से ही हो रहे हैं, ठीक है। फर्जी ईमेल हो गया, वेबसाइट या सोशल मीडिया के जरिए, मतलब आज के समय में देखो कोई भी चीज अगर आप इंटरनेट पर देख रहे हो, चाहे वह इंसान हो, चाहे कोई भी इंसान हो, कितना भी पास का इंसान क्यों ना हो, अगर आप देख रहे हो, तो कभी भी उस चीज पे, इंटरनेट की चीज पर विश्वास मत करना कि ये एक्चुअल में है भी नहीं। क्योंकि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऐसी ऐसी चीजें जो है इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं कि आप सोचोगे कि ये रियल है, बट रियलिटी में वैसा कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसी चीजों से बिल्कुल से दूर रहें, इंटरनेट स्कैम्स बहुत ज्यादा बढ़ चुका है आज के समय में, ठीक है। सुरक्षित रहें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गैर मौखिक संचार के कोई 5 प्रकार लिखो। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, गैर मौखिक संचार किस प्रकार से हो रहा था। प्रत्येक प्रकार को एक लाइन में समझाइए। उत्तर आपका दिया गया है। गैर मौखिक संचार में बिना शब्दों के संदेश भेजा जाता है। इसके 5 प्रकार निम्नलिखित हैं। चेहरे के भाव से, देखो हम क्या बढ़िया इमोजी भेजते हैं ना। अब भाई आप लोग मुझे गुस्से वाला या फिर अच्छी हंसते हुए इमोजी भेजोगे, है ना। तो मतलब एक तरीके से आप चेहरे के फेशियल एक्सप्रेशन से अपना बताने का प्रयास कर रहे हो, है ना। तो ये क्या होता है, एक गैर मौखिक क्रिया के द्वारा आपने भेजा हुआ आपका क्या है ना। अब मुझे नहीं पता आप भले ही वहां पे बैठे हुए हंस रहे हो या रोते हुए मुझे हंसते हुए इमोजी भेज रहे हो, कुछ भी, ठीक है। तो ये क्या होती है, गैर मौखिक प्रक्रिया होती है संचार के अंतर्गत, ठीक है। शारीरिक मुद्रा, जिस तरह से हम बैठते या खड़े होते हैं, वह हमारे आत्मविश्वास और रुचि को दर्शाता है। हाव-भाव, गेस्चर आपका कैसा है ना? हाँ, तो यहाँ सिर के इशारे बात को समझाने में मदद करते हैं, जैसे नमस्ते के लिए हाथ जोड़ना, ठीक है। आँखों का संपर्क हो सकता है, आई कॉन्टैक्ट, यह ईमानदारी और ध्यान केंद्रित करने की ओर संकेत देता है और आपके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। टच हो गया तो पीठ थपथपाना या हाथ मिलाना, ठीक है। तो ये क्या होता है, गैर मौखिक संचार के अंतर्गत आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इसके 5 प्रकार हैं, याद कर लेना पांचों के पांचों। अगला है सफल उद्यमी के 5 गुण लिखें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, है ना। ये बिल्कुल से याद कर लेना, ठीक है। एंटरप्रेन्योर के गुण जो है, पहला कह रहा है कि निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, सीखने की प्रवृत्ति, भावुकता, भाई टीम वर्क, ठीक है। तो ये सारी चीजें आनी चाहिए, आप इनमें आसानी से लिख सकते हो, बस पॉइंट याद रखो मेनली ये, बस आप आसानी से लिख दोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रिलेटिव और हाइपरलिंक और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक को उदाहरण से समझाइए। अभी हमने ये क्वेश्चन ऊपर कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको रेडी कर लेना ऊपर से, ठीक है। ठीक है, अभी हमने समझ लिया था ना, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, देखो जो ही क्वेश्चन आएगा दूसरी बार। अगला है लिब्रे ऑफिस राइटर में इमेज को इंसर्ट करने के चरण लिखिए। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, अगर लिब्रे ऑफिस राइटर में आपको कोई भी इमेज इंपोर्ट करनी है, ठीक है, इंसर्ट करनी है, तो आप क्या करेंगे, एक डॉक्यूमेंट खोलेंगे और कर्सर को इस स्थान पर रखें जहां आप इमेज लगाना चाहते हैं, ठीक है। मेनू बार में इंसर्ट मेनू पर क्लिक करें, ड्रॉप डाउन सूची में इमेज विकल्प चुनें। अब इंसर्ट इमेज का डायलॉग बॉक्स खुलेगा, इसमें उस फोल्डर पर जाएं जहां आपकी इमेज फाइल सेव है। इमेज फाइल का चयन करें और ओपन बटन पर क्लिक कर दें, ठीक है। एंटर भी कर देंगे तो आ जाएगा।
ठीक है, इसमें दस्तावेज में कर्सर वाले स्थान पर आ जाएगी। इसके बाद आप उसे रिसाइज क्रॉप कर सकते हैं, उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं और उसे कलरिंग कर सकते हैं, बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर सकते हैं, जो भी जैसा करना है आपको, ठीक है। तो इंसर्ट करना था केवल, तो इतना सारी चीजें आपके लिए हैं, ठीक है। क्या है, एक आपने डॉक्यूमेंट खोला, इंसर्ट मेन्यू में गए, फिर आपने इमेज विकल्प चुन करके वहां से आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जहां पे आप अपने फाइल को जहां पे भी आपने सेव कर रखी है उसमें जाएंगे, फिर वहां पे ओपन क्लिक करके आप एंटर करेंगे, जैसे ही वहां पे आपकी फाइल ओपन हो जाएगी, जिसे आप जो भी एडिट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। अगला है डीबीएमएस में एक से अनेक, वन टू मैनी रिलेशनशिप को उदाहरण से समझाइए, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में वन टू मैनी, ठीक है, इसको समझाना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, एक से अनेक रिलेशनशिप में पहली टेबल का एक रिकॉर्ड दूसरी टेबल के कई स्टूडेंट से जुड़ा हो सकता है, लेकिन दूसरी टेबल का एक रिकॉर्ड पहली टेबल के केवल एक रिकॉर्ड से ही जुड़ा होता है। अब यहाँ पे समझो, पहले उदाहरण के तौर पर समझोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो, विभाग और कर्मचारी के बीच का संबंध जो होता है वो किस प्रकार से होता है, ये वन टू मैनी, क्योंकि विभाग तो एक ही है भैया, कर्मचारी अनेक है, ठीक है, वन टू मैनी, तो ये क्या हो गया, ये इनके बीच का जो संबंध है ये क्या है, वन टू मैनी का संबंध है, ठीक है, समझ गए ना। विभाग जैसे आईटी विभाग हो गया, जिसमें कई कर्मचारी काम कर सकते हैं, लेकिन प्रत्येक कर्मचारी केवल एक ही विभाग का सदस्य होता है, मतलब विभाग तो एक ही है ना, कर्मचारी तो बहुत सारे हैं, है ना, विभाग एक ही विभाग का ना वो होगा। तो डेटाबेस डिजाइन में सबसे आम संबंध इसे लागू करने के लिए वन साइड वाली टेबल की प्राइमरी की को मैनी साइड वाली टेबल में फॉरेन की के रूप में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये आपको वन टू मैनी रिलेशनशिप डेटाबेस को के अंतर्गत याद रखना है। इसमें होता क्या है, तो जो आपकी वन साइड टेबल की प्राइमरी कीज है ना, इसको मैनी साइड वाली टेबल की फॉरेन कीज के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है, ये है। अगला है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल ऑफ कंटेंट क्या है, इसको समझाइए। देखो, 3 अंक के क्वेश्चन में मैंने इसे कंप्लीट करवा दिया था, सीधी सी बात है, आपके पास कोई बुक होती है, कोई भी बुक मान लो, ठीक है, उसमें आगे जो विषय सूची होती है, टेबल ऑफ कंटेंट, यहाँ पे आपका विषय लिखा होगा, है ना, चैप्टर का नाम, यहाँ पे उसका नंबर लिखा होगा, पेज नंबर की 24 नंबर पेज पर है ये चैप्टर, ठीक है। तो वहां पे आप जाकर के सीधे उसको एक्सेस कर सकते हो, ना कि आप एक एक करके पेज फल्टरा रहे हो, वो ढूंढ रहे हो, नहीं। टेबल ऑफ कंटेंट आपको क्या मदद करता है, यही कि आप सीधे उस पेज पर पहुंच सकते हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमने समझ ली थी, ठीक है, हेडिंग के माध्यम से ही कई सारी चीजें हमें मिल जाती है उसमें। अगला कह रहे हैं कि मल्टीपल ऑपरेशंस क्या है, उदाहरण से समझाइए। तो मल्टीपल ऑपरेशंस लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक शक्तिशाली व्हाइट इफ विशेष विश्लेषण टूल है। यह एक ही सूत्र का उपयोग करके परिणामों की एक डेटा टेबल बनाने की अनुमति देता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मल्टीपल ऑपरेशन, इसको पढ़ लेना, ठीक है, पूरा कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है यहाँ पे, निम्नलिखित को समझाइए डेटा और सूचना, ठीक है। डेटा क्या है, सूचना क्या है। डेटा है, डेटा कच्चे तथ्यों का, यानी कि रॉ फैक्ट्स से भरा पड़ा आंकड़ों और सूचनाओं का एक समूह होता है, जिसका स्वयं में कोई निश्चित अर्थ ही नहीं होता है। असंसाधित रूप में डेटा स्टोर होता है। उदाहरण के लिए किसी छात्र के अंक 45 67 89 हैं, तो एक तरीके से एक डेटा हो गया, ठीक है, आंकड़ों का और सूचनाओं का समूह होता है, तो ये क्या है, आंकड़े हैं, ठीक है, तो ये क्या है, डेटा है, ठीक है। तो ये चीज याद रखें कि डेटा क्या होता है, रॉ फैक्ट्स का एक समूह होता है, जिसमें आंकड़े और सूचनाएं स्टोर होती हैं, ठीक है, तो ये याद रखें। अब सूचना क्या है भैया, जब डेटा को व्यवस्थित, संसाधित और विश्लेषण किया जाता है ताकि वह अर्थपूर्ण बन सके, ठीक है। अब ऐसे ही आपके छात्र के अंक हैं, तो इनका तो कोई अर्थ नहीं है, लेकिन उसी एक तरीके से विश्लेषित करके, ठीक है, हम उन अंकों को जोड़ करके छात्र ने प्रथम श्रेणी प्राप्त की है कहते हैं, तो यह सूचना है, ठीक है। तो वो क्या बन जाता है, कहाँ पे, रॉ मटेरियल से चेंज होकर के वो एक तरीके से इंफॉर्मेशन बन जाती है, ठीक है, एक तथ्य बन जाता है, रियल, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपको कर लेना है सूचना, ठीक है। अगला है मौखिक संचार क्या है, मौखिक संचार कितने प्रकार के होते हैं। तो मौखिक संचार वह प्रक्रिया है जिसमें विचारों, सूचनाओं और भावनाओं का आदान प्रदान शब्दों के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। अभी हमने इसको ऊपर पढ़ा था, ठीक है। मौखिक संचार और लिखित संचार ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। मौखिक संचार में क्या होता है, इसमें संदेश बोलकर दिया जाता है और अपने सामने की बातचीत, मतलब आमने-सामने खड़े होकर के बातचीत कर रहे हैं या फिर फ़ोन पर बातचीत कर रहे हैं, बिल्कुल लगे पड़े हैं दोस्त से, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, वीडियो कॉलिंग वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, टोन, पिच क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। आप एक-दूसरे से ओरल कम्युनिकेशन में होते हैं, क्योंकि अब रिटन कम्युनिकेशन में आप लोग एक-दूसरे को शायद पत्र भेज रहे होते हैं, ईमेल भेज रहे होते हैं भाई, है ना, मैसेज कर रहे होते हैं। तो ये क्या होता है, टाइप करके आप सेंड करते हो, तो ये लिखित एक तरीके से लिखित लिख कर ही ना भेजते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लिखित कम्युनिकेशन। अगला है उद्यमशीलता क्या है, अपने शब्दों में समझाइए। 3 या 5 नंबर में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 5 नंबर में आया है वैसे तो। उद्यमशीलता अपने शब्दों में भैया, तो उद्यमशीलता एंटरप्रेन्योरशिप एक नया व्यवसाय शुरू करने और उसे प्रबंधित करने और उसमें लाभ कमाने के उद्देश्य से जोखिम उठाने की क्षमता और इच्छा है, ठीक है। मतलब देखो,
एक नया आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है और उसे प्रबंधित करने और उसमें लाभ कमाने के उद्देश्य से जोखिम उठाने की क्षमता जो आपके अंदर है, वो एक उद्यमशीलता की ही क्षमता हो सकती है, ठीक है? और इच्छा है आपकी, यह केवल पैसा कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि समाज की समस्याओं का समाधान खोजने और कई नई नौकरियों के अवसर पैदा करने के बारे में भी है। यह उद यह एक उद्यमी वही व्यक्ति होता है जो नए विचारों को बाजार में लाता है और समाज के संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करता है, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है बिल्कुल से, उद्यमशीलता, ठीक है? आप एक नए तरीके से, नए अपने इनोवेशन से एक नया व्यवसाय शुरू करके उसे प्रबंधित करना भी सीख लेते हो, ठीक है? नए लाभ कमाने के उद्देश्य से, ठीक है? और एक आपके अंदर एक इच्छा होती है ना? उसका जोखिम उठाने की क्षमता होती है आपके अंदर, है ना? कि हाँ, ऐसा हो सकता है। तो ये क्या उद्यमशीलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है? ठीक है? तो हार्डवेयर में कौन-कौन सी चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पे देखें। देखो, वे कंप्यूटर के भौतिक भाग जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल पुर्जे हो सकते हैं, ठीक है? सीधी सी बात है यार, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, ठीक है? देख सकते हैं। वो क्या हमारे हार्डवेयर हैं, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू वगैरह हो गया। सॉफ्टवेयर हो गया जैसे हमारा, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, देखो भाई, ये निर्देशों, डेटा या प्रोग्रामों का एक समूह होता है जिससे जिसका उपयोग हार्डवेयर को चलाने और विशिष्ट कार्यों को करने के लिए किया जाता है। इसे हम छू नहीं सकते क्योंकि ये सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते, जो कि विंडोज हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, लिब्रे ऑफिस राइटर हो गया, ठीक है, ब्राउजर हो गया, गेम्स वगैरह हो गए, ठीक है, मतलब कंप्यूटर के अंदर की जो चीजें हैं ना, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो क्या होती हैं, वो सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट चीज है संचार कौशल, क्या है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कम्युनिकेशन स्किल क्या है, ठीक है। देखो, संचार कौशल दूसरों के साथ सूचनाओं और विचारों को प्रभावी ढंग से साझा करने की क्षमता होती है। इसमें बोलना, सुनना, लिखना, शरीर की भाषा का सही उपयोग करना, ठीक है? ये सारी चीजें शामिल होती हैं। संचार चक्र के मुख्य तत्व दिए गए हैं आपको, ठीक है? प्रेषक हो सकता है, संदेश हो सकता है, एन्कोडिंग, माध्यम, प्राप्तकर्ता, डिकोडिंग, प्रतिक्रिया, ठीक है? तो प्रेषक क्या होता है? वह व्यक्ति जो संदेश सेंड करता है, ठीक है? सेंडर, जो मैसेज, वह जानकारी या जिसे साझा किया जाता है। एन्कोडिंग में संदेश को शब्दों या संकेतों में बदलना, ठीक है? चैनल या संदेश भेजने का रास्ता है, ठीक है? तो ये एक तरीके से आप ये सारी चीज़ें समझ सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल तो आप सभी जानते हो कि एक-दूसरे के साथ किस तरीके से प्रभावी ढंग से बात करनी है, कैसे बोलना है, कैसे किसी को सुनना है, कैसे कैसे कोई चीज़ करनी है, ठीक है? तो ये होता है संचार कौशल। एंटर की का कार्य क्या होता है भैया? सबसे ज़्यादा इसी पे उँगली पटकी जाती है भैया, कीबोर्ड में बात करें तो एंटर की पर, ठीक है? देखो, एंटर की कीबोर्ड की सबसे महत्वपूर्ण कुंजियों में से एक है। इसके कार्य जो है नई लाइन शुरू करना, ठीक है? आप एंटर करते हो, आपका एक पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, भैया हमें नए पैराग्राफ पे जाना है, नए सिरे पर जाना है, तो वहाँ से आप क्या करोगे? वर्ड प्रोसेसर या टेक्स्ट एडिटर में कर्सर को अगली लाइन में के आरंभ में ले जाने के लिए, नया पैराग्राफ पैराग्राफ बनाने के लिए आप क्या करोगे? एंटर प्रेस कर दोगे, सीधे आप नई लाइन में पहुँच जाओगे। कमांड को निष्पादित करना है, देखो, किसी विकल्प का चयन करने के बाद उसे ओके करने या किसी कमांड को रन करने के लिए, ठीक है? आप ये नहीं ज़रूरी है कि आप वहीं पे माउस से जाकर के क्लिक करें, आप सीधे कमांड को विकल्प केवल सेलेक्ट करके आप एंटर करेंगे तो वो कमांड क्या हो जाएगी? वहाँ पे निष्पादित हो जाएगी। फॉर्म सबमिट करना, इंटरनेट ब्राउज़र में जानकारी भरने के बाद डेटा भेजने के लिए आप यहाँ पर पूरा आपका काम हो गया, डेटा वगैरह भर दिया आपने, ठीक है? अब आपको सबमिट करना है तो एंटर प्रेस करके कर सकते हैं, ठीक है? सेल में बदलाव करना, ठीक है? सेल से हम अगली सेल में पहुँच जाते हैं, तो ये सेल में, ठीक है, इसी प्रकार से एंटर कीज़ के कार्य हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, ड्राइंग टूलबार के 5 टूल्स के नाम लिखिए, ठीक है? देखो, सिलेक्ट टूल हो गया, लाइन टूल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, एल शेप हो गया, टेक्स्ट बॉक्स हो गया। तो ये सारे कुछ इसके काम हैं ड्राइंग टूल बार के, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राइमरी की तथा फॉरेन कीज़ को समझाइए। प्राइमरी कीज़ कौन-कौन सी होती हैं आपकी? ठीक है? यह तालिका का वह फील्ड होता है जो प्रत्येक रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचानता है। इसमें कोई भी मान खाली नहीं हो सकता है, ना ही दोहराया जा सकता है। ठीक है? मान के चलो स्टूडेंट आईडी है जो कि एक प्राइमरी कीज़ के अंतर्गत आएगी, ठीक है? फॉरेन कीज़ के अंतर्गत बात करें तो यह वह तालिका प्राइमरी की को दूसरी तालिका में उपयोग किया जा सकता है। जब एक तालिका की प्राइमरी कीज़ को दूसरी तालिका में उपयोग किया जाता है, ताकि उन दोनों के बीच संबंध स्थापित किया जा सके, तो उसे दूसरी तालिका में फॉरेन कीज़ कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर ऑर्डर टेबल में स्टूडेंट आईडी का उपयोग किया जाए, तो वहाँ फॉरेन की होगी। यह डेटा की अखंडता सुनिश्चित करने में मदद करती है। तो प्राइमरी और फॉरेन की को कंप्लीट करके ले रखना। अगला है प्रतिक्रिया क्या है? वही फीडबैक, देखो, बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है इसलिए बार-बार आ रही है, इसको करके ही जाना, ठीक है? फीडबैक, और आप लोगों ने अभी तक कमेंट सेक्शन में फीडबैक नहीं दिया है, तो जल्दी से फीडबैक दो, अपनी प्रतिक्रिया वहाँ पे व्यक्त करो, ठीक है? संचार की पूर्णता, स्पष्टता, सुधार का अवसर, भैया ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए कमेंट करना चाहिए या फीडबैक देना चाहिए किसी चीज़ का। अगला है फाइल में कंप्यूटर में फाइल फ़ोल्डर क्या है? वर्णन कीजिए। देखो, ये 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है।
एंड ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ कर दिया है, नहीं, ये क्वेश्चन रिपीट ज्यादा होता है इसलिए बार बार आ रहा है। अगला है कि कैरियर के अर्थ को परिभाषित कीजिए। एक उद्यमी कौन सी कैरियर प्रक्रिया से गुजरता है, लिखिए। ठीक है, कैरियर का अर्थ क्या है? कैरियर एक व्यक्ति को उसके कैरियर क्या होती है? एक व्यक्ति के जीवन काल में की जाने वाली व्यावसायिक यात्रा होती है। ठीक है, मतलब वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, क्या कर रहा है, क्या क्या उसकी यात्रा है। ठीक है, इसमें शिक्षा, प्रशिक्षण, कार्य अनुभव के माध्यम से होने वाली निरंतर प्रगति शामिल है। ये नहीं कि आप कौन सी यात्रा है भाई, घूमने वाली यात्रा नहीं है ये। ठीक है, इसमें आप कितने प्रशिक्षित हैं, कितना शिक्षित हैं, कितना अनुभव है आपको किसी काम का। ठीक है, ये आपके करियर का एक मार्ग होता है। ठीक है, अब किन-किन प्रक्रियाओं से एक करियर के मतलब एक उद्यमी को कौन सी करियर प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है? तो विचार सृजन से, आइडिया भी आना चाहिए भैया, फिर आप उसकी प्लानिंग करोगे, फिर आप स्टार्टअप अपना डालोगे, फिर ग्रोथ होगी उसमें। ठीक है, तो ये चार सारी चीजें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे, फिर आप उसमें मैच्योर हो जाओगे एकदम से, आपका यहाँ पे रोला जम जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पे, एक डॉक्यूमेंट में इमेज की स्थिति को नियंत्रित करके वो करने वाले कारक लिखिए। तो एक डॉक्यूमेंट में इमेज की स्थिति को देखो, हम उसको अरेंजमेंट उसका कर सकते हैं भैया, व्यवस्था किस तरीके से। ठीक है, उसका संरेखण कर सकते हैं, अलाइनमेंट में से सेट कर सकते हैं भैया, किस तरफ ले जाना है उसको। ठीक है, यही होती है उसकी पोजिशनिंग सेट करना। ठीक है, टेक्स्ट रैप कर सकते हैं। ठीक है, अपन इमेज पर डबल क्लिक करते हैं, टेक्स्ट रैप का ऑप्शन खुल जाता है, वहां पे जाकर के मूव टू विद टेक्स्ट कर देंगे तो हमारी इमेज जो है टेक्स्ट के साथ ही वहां पे क्या होगी, टेक्स्ट किस तरह से आगे जाएगा उसी के साथ रहेगी। ऐसा नहीं कि अपन टेक्स्ट किसी के साथ लिखा था, उसी से रिलेटेड संबंधित इमेज लगाई थी और इमेज यहीं पर आएगी, टेक्स्ट नीचे चला गया। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं, टेक्स्ट रैप का यही होता है कि आप उसी के साथ टेक्स्ट के साथ रहेगी वो इमेज। ठीक है, एंकरिंग कर सकते हैं आप, इमेज को किसी पैराग्राफ, कैरेक्टर या पेज के साथ बांध सकते हैं। ठीक है, ताकि इमेज भी क्या कर सके, उसके साथ मूव कर सके। तो यही चीज है। अगला क्वेश्चन है, उन कार्यों को लिखिए जो एक मैक्रो द्वारा दर्ज नहीं किए जाते। ठीक है, मैक्रो के बहुत सारे क्वेश्चन, 3 अंक के क्वेश्चन में रेडी करे थे हमने, वो देख लेना वीडियो। ठीक है, माउस मूवमेंट्स हो गया, विंडो रिसाइजिंग हो गया, नॉन डॉक्यूमेंट एक्शन हो गया, कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग हो गया, और पॉज के दौरान क्रियाएं जो होती हैं वो मैक्रो के द्वारा दर्ज नहीं की जा सकती। ठीक है, तो ये चीजें आपको कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है कि बेस यूजर इंटरफेस के विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। तो टाइटल बार, मेन्यू बार, डेटाबेस पेन हो गया, टास्क पेन हो गया। सो टाइटल बार यह सबसे ऊपर होता है और वर्तमान डेटाबेस फाइल का नाम दिखाता है। ठीक है, मेन्यू बार, टाइटल बार आप सबसे कह सकते हैं ऊपर होता है, जहाँ पे आपका सबसे ऊपर बिल्कुल है टॉप पे फाइल का नाम दिखाएगा, जो भी अगर सेव किया है जिस नाम से तो वो दिखाएगा, नहीं तो आप डॉक्यूमेंट दिखाएगा डॉट डॉट करके, है ना, टीएक्सटी करके। मेन्यू बार में क्या होता है, फाइल एडिट। ठीक है, फिर टास्क बार के नीचे क्या होती है, यहाँ पे मेन्यू बार होती है जिसमें फाइल होता है ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे फाइल को सेव करने के लिए होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, एडिट का ऑप्शन होता है, व्यू का ऑप्शन होता है, इंसर्ट वगैरह हो गया। ठीक है, जहाँ से इमेज वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से कमांड्स के लिए ये सादे उपलब्ध होते हैं। डेटाबेस पैन क्या होता है, इंटरफेस के बाईं ओर होता है जिसमें 4 मुख्य टेबल, क्वेरीज और फॉर्म्स, रिपोर्ट्स आदि दिखते हैं। तो ये सारे पार्ट्स होते हैं बेसिक यूजर इंटरफेस के। ठीक है, और ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और ये यहाँ पे देख सकते हो मेन विंडो होती है भैया, स्टेटस बार होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हम भैया 5 नंबर के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, 30 अंक इससे कंप्लीट हो सकते हैं, तो बिल्कुल से इन क्वेश्चन को रेडी करके जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और 1 अंक के ऑब्जेक्टिव्स की वीडियो, 3 अंक के क्वेश्चन की वीडियो, 7 अंक के क्वेश्चन की वीडियो जरूर से देख लेना। पूरा पेपर कवर हो जाएगा इसमें से, गारंटी है इस बात की। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, इसको कंप्लीट करके रखो और अगले पेपर की भी तैयारी करते रहो, इसकी भी तैयारी बेहतरीन तरीके से करो। शेयर कर देना दोस्तों के साथ वीडियो को, क्योंकि किसी को भी आईटी में समझ नहीं आ रहा कि क्या पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, तो ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर दो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।